अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 4 of biology of class 8, and today our topic is viruses. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your books and chapter number 4. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So these are the content of this topic viruses that inshallah we will study in this video. पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वायरसेस हैं क्या, फिर हम उसकी कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम कुछ टाइप्स ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे, फिर वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फिर सबसे अहम पॉइंट कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या पार्टिकल है। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस इन अ सेल, फिर वायरस की कुछ डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेजर वेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरल डिजीज़, क्या रास्ते और क्या ज़रिए हो सकते हैं किसी भी वायरल डिजीज़ के फैलने के। द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजन। अ वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. तो वायरस जो वर्ड है उसके मीनिंग या मीन्स है पॉइजन के, और ये वायरस जो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है बल्कि सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये आपको जो आपका नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप है उससे नज़र नहीं आता, ये उससे भी नहायत काफ़ी छोटा पार्टिकल है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपने आप को मल्टीप्लाई करता है सिर्फ अपने होस्ट के सेल के अंदर ही। अ वायरस दैट इज आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज वायरॉन। अगर यही वायरस अपने होस्ट सेल के बाहर है तो इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हम वायरॉन के नाम से जानते हैं। वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, आर्ची एंड ऑल्सो फंजाई। ये वो इन्फेक्शियस पार्टिकल है या ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो इस ज़मीन पे, इस दुनिया में मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज करने की या उसको इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है। हत्ता कि ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत रखता है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। हमने अभी लास्ट टाइम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया, और हमने उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की थी कि उसके कुछ केमिकल्स और वो किस तरह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने न्यूट्रिशन का एक पार्ट बनाते हैं। तो वायरस वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है या एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो उन तक को इन्फेक्ट करने का या उनको भी उनके अंदर भी डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत रखता है।
वायरसेस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम ऑन अर्थ। हर जगह आपको ये वायरस मौजूद मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको, हर या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उससे बाहर, लेकिन मिलेगा ज़रूर। एंड आर द मोस्ट न्यूमेरस टाइप ऑफ बियोलॉजिकल इटिनिटी। और जिंदों की इस पूरी इस जंगल के अंदर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनमें ये सबसे मुनफरिद है, सबसे डिफरेंट है। द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। जो इस इन्फेक्शियस पार्टिकल या इस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है, और जो स्टडी कर रहे होते हैं उनको वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये वायरस का एक इंट्रोडक्शन था कि इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना एक ख़तरनाक किस्म का एक इन्फेक्शियस एजेंट है। हम इसके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह हमें मालूम पड़ा कि ये इस किस्म का एक पार्टिकल भी हमारी अर्थ पे मौजूद है। द ओरिजिन्स ऑफ द वायरसेस इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ आर अनक्लियर। हम अगर बहुत पीछे जाकर भी इस ऑर्गेनिज्म के बारे में या इस इन्फेक्शियस पार्टिकल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें जानकर कुछ ख़ास नहीं मिलेगा, क्योंकि एवोल्यूशन की हिस्ट्री के अंदर इसका कोई नाम नहीं है। हमने बैक्टीरिया वगैरह पढ़ा, हमने उसकी हिस्ट्री वगैरह, उसके फॉसिल्स हमें बिल्कुल मिलते रहे हैं और आज तक मिलते हैं, जो इस बात का सबूत होते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले भी मौजूद थे। लेकिन जब ये पार्टिकल इंसानों को इस चीज़ का मालूम पड़ा कि इस तरह का कोई पार्टिकल भी मौजूद है, तो हमारी साइंस की रिसर्च और हिस्ट्री मुकम्मल तौर पे हिल के रह गई। और हमें ये जान के नहायत ही ताज्जुब हुआ कि इस किस्म का पार्टिकल भी मौजूद है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है। एक साइंटिस्ट थे, एक बोटानिस्ट, जिनका नाम डिमिट्री इवानोव्स्की था। 1892 के अंदर उन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर एक पैथोजिन को पहचाना कि उस प्लांट के अंदर कुछ डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स मौजूद थे, और वो प्लांट के लीव्स ज़रूरत से ज़्यादा ब्राउन और येलो होते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने बैक्टीरिया की कोई टेस्टिंग करी, क्योंकि उस वक्त तक यही माना जाता था कि बैक्टीरिया सबसे छोटा और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है या पैथोजिन है। तो उनको कोई भी उसमें से बैक्टीरिया हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने उस वक्त ये अपनी जस्ट एक छोटी सी थ्योरी को डिस्क्राइब किया कि कोई इस तरह का पैथोजिन इसमें ज़रूर है जो कि बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन उसने इस टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट ज़रूर करा है। बहरहाल उस वक्त तक 80s के अंदर, क्योंकि आपके पास सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, तो उसके अंदर आपको ये पार्टिकल नज़र नहीं आया। फिर 1898 के अंदर मार्टिनस बिजर्निक नाम के साइंटिस्ट ने इस बीमारी की डिस्कवरी की, जिसको आज हम टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं। 1898 में भी इन साइंटिस्ट ने जो है ये चीज़ कंफर्म करी कि जो डिमिट्री ने 1892 में बात कही थी कि ये वायरस जब बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ टोबैको प्लांट के अंदर, तो इसने दुनिया को परेशानी में डाल दिया कि उस वक्त तक जो उस वक्त की मॉडर्न टेक्निक्स थी उसमें ये वायरस डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है भी या नहीं। फिर जब लेट 1934 का टाइम आया, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी इन्वेंशन हमारे सामने आई। इससे पहले जितने भी डिजीज़ आई, चाहे वो प्लांट में चाहे वो एनिमल में, वायरसेस की वजह से वो सारी अनडायग्नोजेबल थी, उनको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या आज की तरह मॉलिक्यूलर टेक्निक्स नहीं थी। बहरहाल जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेट 1934 में हमारे सामने आया, कंस्ट्रक्ट हुआ,
जिसकी ये सलाहियत थी कि ये बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल को भी आसानी से देख सकता था। तो फिर एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम वैंडल स्टैनली था, ये उस वक्त बड़े यंग केमिस्ट थे और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और लैब के अंदर ये अपनी स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने उस वायरस को, क्योंकि बाद में हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि वायरस में एक तरह का प्रोटीन कोड भी होता है, तो उन्होंने इस वायरस को क्रिस्टल की शक्ल में महफूज किया, उसको प्योर करा एक बॉटल के अंदर। अब क्योंकि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो उसके बाद उन्होंने इस क्रिस्टल वायरस को उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब डिटेक्ट किया तो उनके सामने एक नहायत हैरत अंगेज शेप आई। पहले तो ये वो पिक्चर है जिसमें पहला वायरस डिटेक्ट हुआ था, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये उसका लीफ है कि जो अनयूजुअल तौर पे ग्रो कर रहा था और उसके लीफ का कलर भी चेंज हो रहा था। ये वो पहला टोबैको वायरस है जो कि विंडल ने अपनी एक बॉटल के अंदर उसको क्रिस्टल फॉर्म में प्रिजर्व किया था। और जब उन्होंने इस क्रिस्टल्स को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस रॉड शेप की कुछ ऑर्गेनिज्म या कोई पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तादाद में इसके अंदर मौजूद हैं। हिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 15 टाइम्स तौर पर रिपीट आउट किया कंफर्म करने के लिए कि आया ये वही पार्टिकल है या नहीं। तो उन्हें हर दफ़ा यही रिज़ल्ट मिला जो कि इस पिक्चर में मौजूद है। और जब ये पिक्चर दुनिया के सामने आई कि इस तरह का भी कोई पार्टिकल मौजूद है, तो साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहायत ही हैरान रह गए, क्योंकि वो उस वक्त तक बैक्टीरिया को ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते थे। तो जब उनके सामने वायरस की एक तरह से डिस्कवरी हुई तो उन्होंने या इस वायरस ने रिसर्च के मज़ीद दरवाजे खोल दिए इंसानों के लिए। फिर जैसे जैसे रिसर्च चलती चली गई तो हमें कुछ टाइप के वायरसेस मिलते चले गए, जिसमें हमें कई तरह के प्लांट वायरसेस मिले जो प्लांट को इन्फेक्ट करते थे। फिर हमें कई सारे एनिमल वायरसेस भी मिले जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते थे, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी कुछ शामिल हैं। फिर थर्ड है हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरसेस। ये सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक किस्म के वायरसेस थे जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर डिजीज़ कॉज करते थे और उसे अपनी रिप्रोडक्शन का सोर्स तक बना लेते थे। ये इतने ख़तरनाक किस्म के हैं वायरसेस। और फिर हमें कुछ टाइम बाद ये मालूम पड़ा कि ये वायरसेस जो हैं वो फंजा या फंगस तक को इन्फेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप टॉप से बॉटम तक देखें तो इन्होंने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बख्शा, हर किसी को इन्फेक्ट करने की सलाहियत इन वायरसेस के अंदर मौजूद है। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? दे कांट लिव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल। जब तक ये किसी जिंदा चीज़ से बाहर पड़े हुए हैं तो ये बिल्कुल एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, कि मतलब ये अगर सॉइल में मौजूद हैं या हवा में मौजूद हैं या किसी नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर मौजूद हैं तो ये कोई मूवमेंट या किसी किस्म का कोई भी फंक्शन शो नहीं करते। ये आपको एक नॉर्मल नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए मिलेंगे। जब तक इनको कोई लिविंग, कोई जिंदा होस्ट नहीं मिल जाता, ये अपने प्रोसेस को, अपने फंक्शन को स्टार्ट नहीं करते। दे हैव ऑलवेज अ प्रोटीन कोड एंड अ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए इनसाइड इट। वायरसेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन्हीं दो पर मुश्तमिल है, जिसमें एक प्रोटीन कोड है और ये प्रोटीन कोड कई कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन, कई मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बनी है जो कि हिफाजत करती है इसके अंदर मौजूद न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड क्या है? या तो वो डीएनए होगा आपका, या वायरस का होगा डीएनए, या तो आरएनए होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते।
तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन कोट मौजूद रहती है। द साइज ऑफ वायरसेस रेंजेस फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। जो वायरसेस का साइज है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक है, नहायत ही छोटा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि वायरसेस हमारे पास आते चले गए तो हमें 300 नैनोमीटर से लेकर 400 तक के अब नैनोमीटर के वायरसेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि अभी भी नहायत बहुत ही स्मॉल, बहुत ही सब माइक्रोस्कोपिक तस्वुर किए जाते हैं। दे आर विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस, नहीं बख्शने वाले, नहीं छोड़ते किसी भी हालत में। एंड डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल, और जिस सेल होस्ट सेल के अंदर जाते हैं अपने आप को रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई करने के बाद उस होस्ट सेल को कंप्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। दे रिमेन स्टेबल इन देयर होस्ट सेल फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स। और हत्ता कि कुछ वायरसेस के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो अपने होस्ट सेल के अंदर कई टाइम तक रह सकते हैं, इवन सालों तक रह सकते हैं बगैर कोई सिम्टम शो किए बगैर। कि आपको ना ही तो कि अगर एक वायरस किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद है लेकिन वो बिल्कुल जाहिर तौर पर बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन उस होस्ट सेल के अंदर वो वायरस मौजूद है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रेप्लिकेट यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। अब जब तक आपको कोई सिम्टम शो नहीं होंगे, जब तक आपको कोई खांसी नज़ला बुखार नहीं होगा, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो तब तक ये अपने आप को आपकी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि जब ये आपकी बॉडी के अंदर होस्ट सेल पे फिर अटैक करेगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जैसे जैसे रिसर्च के बाद वायरसेस हमारे पास आते चले गए तो हमने इनकी कुछ यूनिक शेप्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास 4 मेन शेप्स आई। पहली हमारे पास फिलामेंटस थी। फिलामेंटस के बाद हमारे पास सेकंड थी आइसोमेट्रिक, इसको आइसो स्कैड्रल भी कहते हैं। थर्ड है हमारी एनवेलप शेप्ड वायरसेस, और फोर्थ है हमारे पास हेड एंड टेल शेप्ड वायरसेस, जो हमने बैक्टीरियोफेज वायरसेस के बारे में अभी जिसका नाम पड़ा कि जो बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ऑल वायरसेस कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जितने भी वायरसेस हैं वो ये 2 किस्म के कंपोनेंट अपने अंदर ज़रूर रखते हैं। पहला न्यूक्लिक एसिड जीनोम यानी कि डीएनए या तो आरएनए, और सेकंड है उसमें कोई भी प्रोटीन कैप्सिड जो कि उस जीनोम को प्रोटेक्ट करता है या कवर करता है। और जब ये डीएनए और प्रोटीन आपस में एक जगह अटैच होते हैं तो इसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड का नाम देते हैं। इन एडिशन मैनी एनिमल वायरसेस कंटेन लिपिड एनवेलप। फिर ये बात आहिस्ता आहिस्ता गौर की गई कि ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर एक तरह की लिपिड एनवेलप या एक तरह की लिपिड की लेयर भी मौजूद है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती तो ये ईजिली तौर पे उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं थ्रू लिपिड्स। द वायरस हैज ऑल्सो द टेल विच अटैचेस टू द बैक्टीरियम सरफेस बाय मीन्स ऑफ प्रोटीनस पिन्स। The tail contracts and the tail plug penetrates the cell wall and underlying membrane, injecting the viral nucleic acid into the cell. कई वायरसेस की टेल भी मौजूद होती है और ये वायरसेस की टेल इतनी ख़तरनाक होती है कि ये अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर आ जाए तो ये इस टेल जो है ये पिन यानी कि पॉइंटेड होती है। तो जब ये वायरस किसी बैक्टीरिया के ऊपर आकर अटैच होता है तो ये पिन को उसकी सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता है और बगैर किसी केमिकल के रिलीज़ किए बगैर उसकी सेल वॉल टिंडिच करके या उसको डैमेज करके अपना न्यूक्लिक एसिड या वायरल जो है वो उस सेल के अंदर पहुंचा देता है। हम अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इससे कंपेयर करें तो फंगस, बैक्टीरिया वगैरह पहले केमिकल रिलीज़ करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो केमिकल जाके आहिस्ता 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 आपकी बॉडी को थोड़ा कमज़ोर करता है, फिर इस तरह। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ ये टाइम ही नहीं लगाते, सीधा अपनी टेल और उस पॉइंटेड पिन सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करी और अपना न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर पेनिट्रेट करवा दिया। ये कुछ शेप्स हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि बैक्टीरियोफेज वायरस
जिसमें ये लिखा हुआ है टेल्ड फेज। तो जो फर्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉज करता है। सेकंड हमारे पास फिलामेंटस वायरस है जो कि प्लांट और एनिमल में दोनों में डिजीज कॉज करता है। ये इनकी जनरल शेप्स हैं। और थर्ड है हमारे पास एनविलट वायरसेस। एक और हमने शेप को डिस्कस किया था जिसका नाम आइसोमेट्रिक था। तो वो एक ख़ास किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप रखती है और हम उसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें कुछ लेफ्ट और द लास्ट वन की तरह नज़र आती है। ये उस बैक्टीरियोफेज वायरस की पिक्चर है जो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली है। और ये इसके ख़ास स्ट्रक्चर की वजह से इसको दूसरों से नहायत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है कि इसके अंदर हेड, टेल और टेल फाइबर जैसी चीज़ें मौजूद हैं। ये इसकी एक और पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो ली गई है। ये कुछ इस तरह का दिखता है कि इसके टॉप हैंड पे एक कैप्सिड मौजूद होता है जो कि प्रोटीन का बना है जिसको हम आमतौर पे हेड का नाम देते हैं और इसी के अंदर उसका न्यूक्लिक जीनोम यानी कि डीएनए या तो आरएनए मौजूद होता है। फिर नीचे एक खास किस्म की वॉल आ रही थी उसको शीट का नाम देते हैं। ये भी प्रोटीन से ही बनी होती है। उसके बाद एक कुछ ख़ास किस्म की पिन्स मौजूद होती हैं। ये वही टेल पिन्स हैं जो सेल वॉल को पेनिट्रेट कर कर अपने न्यूक्लिक एसिड अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं। और ये टेल फाइबर्स काम करते हैं बैक्टीरिया से अटैच होने का। तो जो न्यूक्लिक एसिड टॉप पे मौजूद होता है, जब टेल फाइबर बैक्टीरिया के साथ आके अटैच होते हैं और ये पिन्स उनके सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड उसमें से निकल के शीट के ज़रिए उस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। अब सबसे अहम टॉपिक जो आज तक जिसका हमें जवाब नहीं मिला और जिस पर आज दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, साइंटिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हैं कि जो हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि वायरस क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आधे लोग इसको मानते हैं कि नहीं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके अंदर कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग मानने वाले हैं वो ये कहते नहीं क्योंकि इसके अंदर नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो इसलिए ये नॉन लिविंग पार्टिकल है। तो ये बहस आज तक मौजूद है और अब तक हम इस एक किसी ख़ास कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकें कि आया वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग पार्टिकल है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे हैव डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन कोड जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। हर जानदार के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन वगैरह मौजूद होता है जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी है और तो इसमें भी मौजूद है। दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल। इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट सेल के अंदर, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की सलाहियत भी है। दे कैन म्यूटेट इन होस्ट सेल। ये अपने आप को अंदरूनी तौर पर भी बदल सकता है जैसे कि दूसरे जानदार कर सकते हैं। तो अगर हम एक साइड पे पढ़ें तो हमें तो ये वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आता है, लेकिन जब हम इसके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तब हम शक में पड़ जाते हैं कि आया ये नॉन लिविंग है या लिविंग है। कि इसका सबसे पहला अहम पॉइंट है कि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, कि इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं जैसे कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि उनमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट के अंदर जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल्स के अंदर। तो इस किस्म का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है। फिर सेकेंड वन है अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जा सकता है, बहुत लो टेम्परेचर में अपने आप को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि एक नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी ही है, एक लिविंग की नहीं हो सकती, लेकिन ये अपने आप को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। और हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि वेंडल ने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर कर ही ऑब्जर्व किया था। कंप्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड द सेल, बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, बिल्कुल बेजान पड़ा रहता है सेल के बाहर, जबकि जो दूसरे हैं वो किसी न किसी तरह अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। तो ये तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा शो करता है कि बिल्कुल ये कि ज़िंदा ही नहीं है।
तो ये कुछ इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पर आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि भाई आया वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। रिप्रोडक्शन नहायत ही अहम और सबसे अहम टॉपिक, किस तरह अपने आप को सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। देयर आर टू प्रोसेसेस यूज बाय वायरसेस टू रेप्लिकेट, दो हैं तरीके वायरसेस को रेप्लिकेट करने के, लैक्टिक साइकिल एंड द लाइसोजेनिक साइकिल। पहली है आपके पास लैक्टिक साइकिल, दूसरी है लाइसोजेनिक साइकिल। सम वायरसेस रिप्रोड्यूस यूजिंग बोथ मेथड्स while others only use the lactic cycle। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो दोनों मेथड को यूज़ करते हैं, जबकि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो सिर्फ एक ही मेथड को यूज़ करते हैं, चाहे वो लैक्टिक हो चाहे वो लाइसोजेनिक हो। अब लैक्टिक साइकिल में क्या होता है, द वायरस इज अटैच टू द होस्ट सेल एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए यूजिंग द होस्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। द वायरल डीएनए बिगिंस टू रेप्लिकेट एंड फॉर्म प्रोटीन्स। Then fully formed viruses assemble. These viruses break or lyse the cell and spread the to other cell to continue the cycle। लाइस या लाइटिक का मतलब ही है ब्रेक डाउन या तोड़ देना किसी भी चीज़ को उसके हिस्सों में। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि एक वायरस का पार्टिकल एक सेल के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, फिर वही डीएनए उस होस्ट सेल के डीएनए को तोड़कर अपना डीएनए बनाता है, अपना प्रोटीन बनाता है, और जब वो अंदर सेल वायरसेस से फुल अप हो जाते हैं फिर वो उस सेल को ब्रेक करके तोड़ के डिस्ट्रॉय करके उसमें से बाहर आ जाते हैं और दूसरे सेल तक पहुंच जाते हैं, और ये साइकिल उसी तरह कंटिन्यू रहती है। लैक्टिक साइकिल की सबसे अच्छी एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो कि इसको हम T4 वायरस भी कहते हैं, जो कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एक पैथोजन है जिसको ये बीमार करता है या जिसको ये डिस्ट्रॉय करता है। लैक्टिक साइकिल की तरह लाइसोजेनिक साइकिल में भी सिर्फ कुछ चीज़ें कॉमन है। वो क्या है कि द वायरस अटैचेस टू द होस्ट सेल एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए फ्रॉम देयर। The viral DNA gets incorporated into the host DNA and the host cells. Each time the host cell go to replication, the virus DNA gets replicated as well. अब यहाँ पे लाइसोजेनिक के अंदर क्या है कि बिल्कुल उसी तरह वायरस जाके होस्ट सेल के साथ अटैच हो रहा है, अपने डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट भी कर रहा है, लेकिन वो अपने होस्ट सेल के डीएनए को तोड़ता नहीं बल्कि उसी का हिस्सा बन जाता है, यानी कि अंदर छुप के बैठ जाता है। और जब जब होस्ट का सेल डिवाइड होता है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक तरह का मौका परस्त है, खामोशी से बैठा हुआ अंदर डीएनए में छुप के। और जब मौका देखकर जब वो देखता है कि उसके रेप्लिकेट ज़रूर से ज़्यादा इतने बढ़ चुके हैं, तब वो सेल के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है जैसे कि लैक्टिक करता है, और फिर उस सेल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से बाहर आ जाता है। तो लैक्टिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में फ़र्क यही है कि दोनों में होस्ट सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन एक में एक एक करके सेल होते हैं सेल डिस्ट्रॉय, जबकि दूसरे में मौका देखकर सेल को ब्रेक किया जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट किया जाता है। इस पिक्चर से आपको लैक्टिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल समझने में नहायत ही आसानी होगी कि एक वायरस था, उसके ऊपर कि एक बैक्टीरिया था कि उसके ऊपर वायरस आया, उसने अपना डीएनए इंजेक्ट किया। अब लैक्टिक साइकिल में क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे कि जैसे वो अंदर गया उसने ऑर्गेनिज्म के डीएनए को तोड़ा मरोड़ा और अपने आप को मल्टीप्लाई किया, अपना बनाया प्रोटीन और सेल से बाहर आ गया। जबकि लाइसोजेनिक के अंदर वो गया अंदर और उसका पार्ट बन गया खामोशी से, होस्ट सेल को पता ही नहीं चला। फिर जब वो होस्ट सेल ने अपने सेल को डिवाइड किया तो वो साथ साथ उसी की तरह डिवाइड होता गया, और जैसे ही उसको ये मौका लगा नहीं अब सही वक्त आ गया तो उसने वही काम किया जो फिर लैक्टिक साइकिल करता है कि उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, अपना डीएनए के ज़रिए प्रोटीन बनाया, नए वायरसेस बनाए, अपने आप को रेप्लिकेट किया 2 से 4 4 से 8 और फिर सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ गया। ये कुछ
डिजीज़ हैं जो नहायत ही ज़रूरी हैं, जिसमें हमारे पास कुछ एनिमल और कुछ प्लांट डिजीज़ हैं जो इंशाल्लाह हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें पहली हमारी डिजीज़ है पोलियो वायरस, हम सब जानते हैं। सेकेंड है हमारे पास कोल्ड डिजीज़ जो हमारी रिस्पायरेटरी को इफ़ेक्ट करती हैं, ये भी हम वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल करते हैं। एक बात आपको साथ साथ यहाँ पर याद दिलाता चलूँ कि वायरस का अभी तक कोई प्रॉपर इलाज मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास मीज़ल्स और मम्स, जो हमारे बच्चों में मम्स वगैरह की डिजीज आती हैं, तो ये भी हम MMR वैक्सीनेशन के ज़रिए ही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एड्स की जो डिजीज़ हैं जो कि 1985 में हमारे पास डिस्कवर हुई थी, जो कि HIV वायरस कॉज करता है, ये वो डिजीज़ है जिसके ना ही तो अब तक कोई वैक्सीन है और ना ही कोई मेडिसिन है। यानी कि अगर आपको ये डिजीज़ हो गई तो आपकी डेथ पक्की है। फिर एक रेबीज़ है जो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, इसकी वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। फ्लू, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इसमें से कई इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। कोरोना वायरस COVID-19 भी इसी तरह का एक फ्लू है। प्लांट डिजीज में भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमारे पास सबसे कॉमन जो सबसे पहले आई थी वो टोबैको मोज़ैक वायरस ही है। एक वायरल इन्फेक्शन है और इसको रोकने के लिए कई प्लांट पैथोलॉजी जो हैं वो इस तरह के रेजिस्टेंट वैरायटीज या इस तरह के पौधे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अंदर नेचुरली ये सलाहियत हो कि वो इस वायरस को अपने अंदर रोक सकें। ये कुछ ज़रिए हैं वायरस के फैलने के ह्यूमन डिजीज़ के अंदर, जिसमें पहला जो है आपके पास कि अगर कोई इंसान इन्फेक्ट हुआ है तो उसकी स्नीजिंग या कफिंग से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, कि उसके छींकने या खांसने से। अगर वायरस पानी के अंदर मौजूद है तब आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर वायरस किसी फूड के अंदर मौजूद है तब आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, या किसी के ब्लड से या दूसरे बॉडी फ्लूइड से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। सिंपली इस वायरस का क्या कंट्रोल है? हाइजीन लिविंग। हमारा इस्लाम भी जैसे कहता है सफाई निफ्स ईमान है। अगर आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो आपके 95% चांसेस हैं कि आप इन वायरस से दूर रहेंगे। और सेकंड हमारे पास है वैक्सीनेशन। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ। इन द एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर। रिवाइज इट एट होम। मे अल्लाह strengthen your memory. Ameen. Jazakallah.